हेलो साथियों, आज हम राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 2 वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी का शपथ दिया गया है और शपथ एवं प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में है और राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है। ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 60 के तहत जो शपथ लेते हैं, क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, उस शपथ के बारे में देखेंगे। तो ये शपथ लेते हैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, ऐसा कहते हैं। फिर संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षा करूंगा तथा भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। इस तरह का राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। यानी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा का शपथ लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे नोट में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है ये अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है और अन्य का देखें जैसे कि संसद के सदस्य हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उन सभी का जो शपथ है हमारे संविधान की अनुसूची 3 में दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति जी का शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। ध्यान रखेंगे, अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है। यानी कि जो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 59(3) के तहत राष्ट्रपति जी के वेतन के बारे में दिया गया है और राष्ट्रपति जी का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है और ये जो वेतन दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी को भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति जी को पेमेंट किया जाता है। फिर अनुच्छेद 59(4) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी की पदावधि में, यानी जब वो 5 वर्ष की अवधि में अपना कार्य करता है, उस अवधि में, पदावधि में उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। यानी कि पदावधि के दौरान, यानी 5 वर्ष जो पदावधि होती है उस अवधि के दरमियान वेतन भत्ता में कमी, कटौती नहीं की जा सकती है। फिर अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि राष्ट्रपति जी को महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है। तो पहली बात है कि राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग क्यों लाया जाएगा, तो कारण यह है कि संविधान का अतिक्रमण करने के कारण। यानी कि राष्ट्रपति महोदय संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे या राष्ट्रपति असंवैधानिक हो जाए, ऐसे स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है संसद के द्वारा चलाई जाती है। तो हम देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति जी को दिया जाता है और ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन के 1/4 1/4 सदस्य, किसी भी सदन का 1/4 सदस्य
कि हस्ताक्षर के द्वारा लाया जाता है और लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना दे दी जाती है और राष्ट्रपति महोदय 15वें दिन स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण अपना देते हैं। स्पष्टीकरण राष्ट्रपति महोदय स्वयं दे सकता है या अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से दिलवा सकता है। तब क्या होगी, उस सदन में चर्चा होगी। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में पहले आया तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य क्या करेंगे, इस प्रस्ताव को लाएंगे। इसके उपरांत इसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को दे दी जाएगी और राष्ट्रपति महोदय 15वें दिन स्वयं या अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण देंगे कि हमारे ऊपर महाभियोग न लाया जाए, स्पष्टीकरण देंगे। इसके उपरांत उस सदन में राज्यसभा में चर्चा होगी, बहस होगी और इसके उपरांत ये जो सदन है यानी कि मान लीजिए राज्यसभा में 2/3 सदस्यों द्वारा अगर इसकी सहमति मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा यानी कि किसी सदन के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया पास हो गया। इसके उपरांत महाभियोग प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यानी कि मान लीजिए हमने माना है राज्यसभा, तो फिर लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में जाएगा तो इसके उपरांत वहाँ पर भी बहस होगी, चर्चा होगी। इसके उपरांत क्या होगा, बहस चर्चा होगी, तब जा कर के अगर लोकसभा के द्वारा भी इसकी स्वीकृति मिल जाए, यानी कि 2/3 सदस्य लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भी इसकी स्वीकृति दे दें, सहमति दे दें, साइन कर 2/3 सदस्य, तो ये माना जाता है कि उस सदन के द्वारा भी महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। जब दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अपना पद तुरंत त्याग देते हैं, तुरंत खाली कर देते हैं। अगर ये जो महाभियोग प्रस्ताव है अगर किसी सदन के द्वारा पारित नहीं हुआ तो वहीं पर महाभियोग प्रस्ताव समाप्त मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर लोकसभा में प्रस्ताव गया, अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो ये महाभियोग प्रस्ताव समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। हम देखें कि ये जो महाभियोग प्रस्ताव है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, थोड़ा इसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का अर्थ यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित दोनों होगा। मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी महाभियोग प्रक्रिया में जो वोटिंग पड़ती है, जो स्वीकृति देनी होती है, वो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य देते हैं, चाहे वो नामांकित हो यानी मनोनीत हो या निर्वाचित हो, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो हम देखेंगे अभी भारत में किसी भी राष्ट्रपति के समक्ष महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आया है। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 62।
अनुच्छेद अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो हैं, ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति भी अगर अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो कार्य करेंगे, वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या स्वयं राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे, यानी किन्हीं कारणों से पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, वो भी पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे, और ये दोनों कहाँ होंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। अगला हम देखेंगे एक अनुच्छेद 71। ये कहता है कि चुनाव संबंधी जो विवाद होगा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट में होगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो तो ऐसे स्थिति में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए निर्णय दे दिया कि निर्वाचन जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अवैध है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किया गया पूर्व में जो कार्य है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया पूर्व कार्य या घोषणा वैध होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रपति जी ने पूर्व में कोई कार्य किया है या कुछ घोषणाएं की हैं तो वैध माना जाएगा।